सेपरेटिज्म इन कश्मीर जो टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कश्मीर सेपरेटिज्म का जो इशू है, तो इशू मैंने आपको बता दिया था कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान क्रिएट हुआ, तो पाकिस्तान का क्रिएशन जो था दैट वाज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइंस ओनली, एंड पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम majority country, so कायदे आजम Muhammad Ali Jinnah had a desire to assimilate Kashmir's territory into Pakistan because the population, the masses of Kashmir were Muslim majority. But actually, the leader of Kashmir or the king of Kashmir, Maharaja Hari Singh, was a Hindu. He was a Dogra ruler of Kashmir. So there was a situation of confusion that whether Maharaja should join the Pakistani territory or should he join the Indian territory. ऐसे में उन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करूंगा और मैं अपनी जो जो कंट्री है, जो कश्मीर, क्योंकि वो उनके लिए तो वो कंट्री थी, उनका एक एम्पायर था, मैं उसे वैसे ही रन करता रहूंगा जैसे पहले चल रहा था। मगर पाकिस्तान ने अपने आके आतंकवादियों को कश्मीर भेज दिया और श्रीनगर वाले एरिया में जब वो लोग अटैक करने को आए, पठान मिलिशिया जिन्हें कहा जाता है, तो महाराजा हरी सिंह ने कहा कि हमारी फोर्सेस उतनी नहीं है, अभी सिचुएशन थोड़ी सी टर्बुलेंट है, तो ऐसे में हमें इंडिया की मदद चाहिए। उन्होंने पंडित नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको फ़ोन किया और उनसे बोला कि आप मदद भेजिए। तो पंडित नेहरू हालांकि आर्मी भेजने वाले थे, मगर उनसे लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय हमारे यहाँ वायसराय थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसे मत करें, क्योंकि किसी दूसरी कंट्री में आर्मी भेजना इट विल बी अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ। आइडियली द कंट्री शुड बी योर टेरिटरी इफ यू आर सेंडिंग आर्मी देयर। सो द वे फॉरवर्ड वाज टू assimilate Kashmiri territory into our country and subsequently to send army battalion in the Kashmir so that the protection or the law and order must prevail. तो सरदार पटेल को भी एक यही चीज चाहिए थी कि कश्मीर भारत में मिल जाए। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सॉवरिन रहेंगे, हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना झंडा होगा। तो दो निशान, दो विधान और दो प्रधान की जो जो आपने नारा सुना होगा, भी पीछे भी ये बात आई थी कि लोकसभा राज्यसभा में भी कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को लेकर जब चर्चा चल रही थी, तो उसमें एक सौगत राय हैं, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और तृणमूल कांग्रेस बंगाल से आते हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि ये तो एक पॉलिटिकल नारा था। बेसिकली ये पॉलिटिकल नारा नहीं था, वो उनकी आइडियोलॉजी थी। ये उन्हें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी थी, उनकी पॉलिटिक्स थी कहाँ। बात तो महाराजा हरि सिंह तो राजा थे, तो वो जो ये जो विचार था कि हमारा अपना संविधान होगा, हमारा तो ये तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तब तक तो पॉलिटिक्स हुई नहीं थी। तो प्रोफेसर सौगत राय का ऑन रिकॉर्ड इस तरीके से बोल देना, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में, हमें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। अब वो लोग भारत में घुस आए, श्रीनगर में घुस आए, और हमारी आर्मी ने उनको मारना शुरू भी किया। और कोइंसिडेंटली आजकल ये सारी बातें लोकसभा में और राज्यसभा में चल रही हैं, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स भी हम लोग देख सकते हैं। तो जिस समय आर्मी ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया और 3 दिन बचे रह गए थे कि आर्मी अब बिल्कुल उस एरिया को क्लियर करा सकती है, कराई देगी, पीछे तक धकेल दिया था। और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नेहरू ने यूएन का रुख कर लिया, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चले गए और वहां से सीज फायर की बात हुई कि आप जहां पर जो भी हैं वो अपनी अपनी जगह पर रुक जाएं और सीज फायर प्रिवेल हो, पीस प्रिवेल हो। वो जो सीज फायर हुआ था, वो जिस जगह पर जो जो रुक गए उसको एक लाइन अगर हम मान लें तो उसको कह दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से, तो लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर वो है जो आप इंडिया को पूरा देखते हैं, मगर उस कश्मीर में एक लाइन ऑफ कंट्रोल खिंचा हुआ है अंदर, जिसको हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं
और हमारे जो नई संसद भवन बना है उसमें 24 सीटें भी उनके लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। ऐसे में विपक्ष का ये कह देना कि आप वहां से एक सेब भी ला करके दिखाओ, तो ये थोड़ा सा डेरोगेटरी लगता है सुनने में। आइडली इस तरीके की बातें पाकिस्तान के लीडर्स करें तो हम एक बार मान भी लेते हैं। जैसे मान लो हमसे कुछ चुनौती दे कि भाई मैं जो है तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूंगा, तो मैं जब पलट के कहूँ कि तुम मेरे यहाँ से एक सेब भी लेकर दिखाओ, मेरे जो पेड़ पर जो सेब लटका है तुम पहले वही लेकर दिखाओ, बाद में कब्जा करना। तो दो दुश्मनों में तो इस तरीके की बातें हो सकती हैं। मगर अगर अपने ही देश के लोग ये बोल देंगे कि आप पहले एक सेब भी लेकर दिखाओ, बाद में पीओके लेने की बात करना, तो ऐसा लगता है कि हम भारत में रहकर भारतीय सेना पे बहुत ज्यादा विश्वास रख नहीं पा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा मिलिट्री कैलिबर उतना नहीं है कि हम पीओके वापस ले पाएंगे। पीओके वापस लेने में अगर कोई एक हर्डल आ रहा है तो वो है सिविलियन सिक्योरिटी। लोग निर्दोष मारे जाएंगे, इसकी वजह से भारत रुका रहता है। वरना इंडिया का कैलिबर कैपेसिटी इतना है कि पीओके वापस लिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर फिर एक वॉर शुरू हो जाती है, वॉर से बचना हर लीडर को चाहिए। ठीक, तो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करते हैं, वो डॉक्यूमेंट बेसिकली जिसपे साइन हुआ था और जिसके थ्रू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। कश्मीर उस दिन से भारत का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था। मगर पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि जो लोगों को साथ नहीं आने देती है। ठीक है, तो कश्मीरियों को अगर भारत से मिलने से ये रोका गया, या ये उनके मन में अगर ये बात आ जाती है कि वो इंडियन आर्मी को देख के कहें कि इंडिया की फौज है, तो इस तरीके की बातें, देखो ऐसा होता है हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जो जैसे बोलते हैं ना, हमारा लालन पालन कैसे हुआ है, हम किन हालात में पाले गए हैं, तो उससे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, देश में किसी भी तरीके की अगर डिविजिव बातें होती हैं ना, उसका अगर कोई एक कारण है, एक रीजन है, तो वो है उस एरिया की पॉलिटिक्स। चाहे वो टेरिटोरियल डिविजिवनेस हो कि हमें अलग होना है, या वो लैंग्वेज को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो कि हम तमिल ही बोलेंगे, हम कन्नड़ ही बोलेंगे, या हम हिंदी ही बोलेंगे। तो इस तरीके की बातें करना, या रेस को लेकर के कि हम मोंगलॉइड हैं, ये तो हमारे जैसे नहीं लगते हैं, हम एस्ट्रोलॉइड हैं, हम आर्यन हैं, ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, जब 1950 में देश में संविधान लागू हुआ और ऑल इंडिया सर्विस का कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें कार्डर पॉलिसी बनी। हर आईएएस का, हर आईपीएस का जो ऑल इंडिया सर्विस होती है उसके कार्डर्स होते हैं। तो कार्डर का मतलब ही होता है कि एक स्टेट का लड़का, एक स्टेट की लड़की दूसरे स्टेट में भेजे जाएंगे। कुछ लोग अपने होम स्टेट में भी भेज दिए जाते हैं। यूजुअली अपने स्टेट से आप बाहर जाकर के नौकरी करेंगे। उसके पीछे का रीजन ही है नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आज मैं सेलेक्ट हो गया हूं, मुझे अधिकारी मैं बन गया हूं, और मुझे भेज दिया जाएगा तमिलनाडु या केरल, तो मुझे तमिल सीखनी पड़ेगी, मुझे मलयालम सीखनी पड़ेगी। मैं वहां पर एडमेंट नहीं हो सकता कि नहीं मैं तो हिंदी में ही बात करूंगा, क्योंकि वो उस स्टेट की अगर पॉपुलेशन को मुझे सर्व करना है, जो कि उतने ही इंडियन है जितना कि मैं हूं, तो मुझे उनके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर तमिलनाडु से कोई बच्चा सेलेक्ट होकर के उत्तर प्रदेश आ जाता है, हमारे उत्तराखंड में देहरादून के डीएम 2-3 लोग लगातार साउथ इंडियन हुए हैं, मेरे ही सामने सामने। हमारे यहाँ रविनाथ रमन है, और जो पीवीआरसी पुरुषोत्तम है, या ए मुरुगेशन है, ऐसे मुरुगेशन है, ये सब लोग साउथ इंडियन से देहरादून के कलेक्टर रहे हैं। और आप उनसे बात कर लो, उनकी हिंदी आपसे ज्यादा अच्छी है। वो लोग रिटर्न में जो हिंदी देते हैं वो बढ़िया, देखो कितनी अच्छी है। तो क्या चीज है नेशनल इंटीग्रेशन, हम लोग सब एक हैं। किसी भी पॉइंट पर हम ये बात करें ही ना कि हम अलग हैं। तो जो कश्मीर में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, वो जुड़ने के लिए था, ना कि इसके लिए था कि हम अलग हैं, हम आपके साथ भी हैं और हम अलग भी हैं। तो ये बातें ये पॉलिटिशियंस लेकर के आए, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाएगा, जैसे क्या था कि बहुत सारी स्कीम्स वहां पे लागू ही नहीं होंगी, लॉज होंगे वो वहां पे लागू नहीं होंगे। उसमें साफ लिखा जाता था इफेक्टिव टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। क्यों एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्यों? अगर इंडिया का पासपोर्ट है, इंडिया की आपकी सिटीजनशिप है, इंडिया का ही आपका जो जितना राशन वगैरह जो सब चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, रेलवेज है, सब इंडिया की है, तो बाकी चीजें भी तो इंडिया की होनी चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है? आईआईटी देखो जम्मू में बना कि नहीं बना, बच्चे पढ़ रहे हैं, जम्मू के कश्मीर के बच्चे और आ रहे हैं।
हमारे यहाँ जो आर्मी के जो जवान वहां पे भेजे जाते हैं, जो ऑफिसर्स जाते हैं नए सेलेक्ट होकर के, वो लोग वहां पे पढ़ाते भी हैं, जो जिनका भी उतना स्टडी से टच अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जरूरत है उनको अपने में मिलाने की। कश्मीर के बच्चों का एक कंटीजेंट बना बना करके कभी दिल्ली भेजा जाता है, कभी उन्हें और स्टेट्स में भेजा जाता है ताकि वो देखें कैसे क्या चल रहा है। मिलाने की जरूरत है। तो हम पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन समझते हैं, जो कि जिसे बोन ऑफ कंटेंशन कहा गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही वो पेपर था जिसकी वजह से कश्मीर हमारे से मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी। जरा लिखिएगा, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन was a legal document. The instrument of accession was a legal document first introduced by the Government of India Act. First introduced by the Government of India Act 1935. First introduced by Government of India Act 1935. और हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसका बेस है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मेजर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, क्योंकि जो एक्ट 1935 में आ गया और हमारा हमारी जो देश आजाद हुआ वो कब हुआ? 47 में। तो कितने साल हो गए? 12 साल। तो 12 साल से अगर हम एक चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसके साथ हैबिचुअल हो गए। 12 साल से अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस चले जा रही है तो इसका मतलब अब हमारी आदत पड़ गई है। ठीक है ना भाई? जैसे जैसे मान लो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। जो नए नए लोग हैं जिनकी आधी से ज्यादा जिंदगी इलाहाबाद में गुजर गई है, अब वो तो प्रयागराज बोलने में उनका तो बड़ी तकलीफ होती है, बोलते बोलते रह जाते हैं, वो इलाहाबाद ही मुंह से निकलता है। मगर 12 साल बाद आप बात करना तो लोग इलाहाबाद कहना छोड़ चुके होंगे, लोग अपने आप प्रयागराज पे आ जाएंगे। क्योंकि जब वो स्टेशन पे प्रयागराज पढ़ेंगे, वो बस पे प्रयागराज पढ़ेंगे, वो डाक में प्रयागराज पढ़ेंगे, दुकानों पे प्रयागराज पढ़ेंगे, सब सरकारी गैर सरकारी जो जहां पढ़ रहे हो प्रयागराज ही पढ़ेंगे। 12 साल में आदत पड़ जाएगी ना। एक डिकेड से ज्यादा हो चुका है आपको वो चीज देखते देखते। ठीक है, बस एक का वो बचेगा, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट। हो सकता है 12 साल में उसका भी नाम बदल दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो भी प्रयागराज हाई कोर्ट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो 12 साल का जो समय होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उससे हमने बहुत सारी चीजें ली थी। कुछ लोग हैं जिन्होंने संविधान कभी एक बार भी नहीं पढ़ा, तो वो ये कहते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉपी पेस्ट है। वो कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि वो बहुत से ऐसे देशों से भी लिया गया है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया था। अगर वो जस्ट कॉपी पेस्ट ही होता तो हमारे यहाँ आज तक भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कभी नहीं खड़ा हुआ। हमारे यहाँ कोई भी एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट कोई भी आज तक हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर पाया है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was the base of Indian Constitution. लिखिए, and used in 1947 and used in 1947 to enable each of the rulers of to enable each of the rulers of the princely states, each of the rulers of the princely states under British paramountcy, under British paramountcy, ब्रिटिश पैरामाउंसी। और कोइंसिडेंटली आज ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कश्मीर को लेकर के। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हटाया गया था, एब्रोगेट किया गया था, उसको जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। स्पेशली पार्टीज हु हैव देयर वोटर्स बेस इन कश्मीर, जिनकी पॉलिटिक्स सारी खत्म हो गई, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे कि साहब इनको रोको, ये तो गलत कर दिया है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन एंड इट वाज वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके से। सरकार ने किया, सरकार की मंशा सही थी। और हकीकत यही है कि पॉलिटिक्स या इलेक्शंस या वोटिंग, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है लोगों का जिंदा रहना। निर्दोष जिंदा रहेंगे तो सब कुछ चलता रहेगा,
मैंने पहले भी कहा कि लोग लक्षद्वीप में भी रह रहे हैं, लोग दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव में भी रह रहे हैं, लोग चंडीगढ़ में भी रह रहे हैं, वहां पर विधानसभा नहीं है। वहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की मदद से उस टेरिटरी को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कश्मीर और लद्दाख भी वैसे ही गवर्न होता रहेगा, तो आने वाले 10 साल तक भी होता रहेगा, तो कोई कोई आफत नहीं आ रही है। मगर जब इंसान मरता है, निर्दोष मारा जाता है, तो उसके परिवार पर हकीकत में आफत आ जाती है। किसी एक कमाने वाले के सड़क पर अचानक गोली खा के मर जाने से पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक फैमिली जो बहुत अच्छा कर रही थी, वो अपने एक कमाने वाले के मर जाने से छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, तो वो पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है। तो हमारे जो जीडीपी को लेकर और इकोनॉमी को लेकर के जो बहुत बड़े जो सपने हैं, हम एस्पिरेशनल हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी टेरिटरी में पीस प्रिवेल हो। लोग अगर एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहेंगे, तो फिर तो जीडीपी तो आप भूल जाइए वो कहाँ जाएगा। ठीक है, और जिन जिन देशों में वॉर हो रही है, वो जीडीपी जब काउंट किया जाता है तो उन देशों का नाम नहीं लिया जाता है। ना कोई ईरान की बात करता है, ना कोई इराक की बात करता है, ना कोई इजराइल की भी बात करता है जीडीपी में। टॉप 5 कंट्रीज में ये कोई भी कंट्री आती नहीं है, सारी पीसफुल कंट्रीज ही आती हैं। लिखिए, princely states under British paramountcy to join one of the new dominions, to join one of the new dominions, to join one of the new dominions of India or Pakistan, of India or Pakistan, created by the partition of India और पाकिस्तान। दो डोमिनियन बनी है ना, तो किसी को भी ज्वाइन कर लो। कैबिनेट मिशन प्लान वगैरह जरा पढ़ेंगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कैबिनेट मिशन प्लान जरा देखिएगा क्या था। कैबिनेट मिशन प्लान, सीआर फॉर्मूला। सीआर फॉर्मूला था, पहले देश आजाद हो जान देश को आजादी दिला दें। जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था पहले देश को हम आजाद करा लें। होता है ना, जैसे अगर हम दो भाई हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं और हमारे घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो हम ये कहते हैं कि अभी अपनी अपनी लड़ाई जरा अभी रोक लो, पहले इस इवेंट को खत्म हो जाने दो, हम बाद में मैटर्स बैठ करके या लड़ झगड़ के जैसे भी जो हम हमारे मन कहेगा हम वैसे कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए इस काम को हो जाने दो। तो इतनी अच्छी बात थी कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल करके जरा अभी आजादी हासिल कर लो, गोरों को भगाओ यहाँ से। उन्होंने कहा ना जी ना, हमें तो पहले पाकिस्तान बना करके दो। अब अगर आपका ये मेंटेलिटी है, तो फिर आपके साथ कदम ताल कैसे की जाए? किसी के साथ तभी तो चला जा सकता है जब उससे आपकी वाइब मैच हो। अब जो जिसका बिल्कुल ही अलग है कि भाई हमें तो अपना देश बना करके दो, आजादी मिले ना मिले, तो फिर ऐसे बात बनती नहीं है। लिखिए, कभी भी हिस्ट्री को ना एक कंपटीशन निकालने के हिसाब से मत पढ़ना, भूल जाओगे। एक बहुत अच्छी किताब, अच्छी तो क्या आती है, वो सब सब उसी की किताब का नाम लेते हैं, स्पेक्ट्रम करके एक आती है। उस किताब में एक बहुत बड़ी एरर जो एक बहुत है ना, वो एक कभी आप लोगों में से अगर किसी ने भी पढ़ी हो, तो उसमें किताब में एक एरर है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। उस बुक में ना अचानक से कुछ भी शुरू हो जाता, वो एब्रप्टली खत्म हो गया, फिर एक नया टॉपिक शुरू हो गया। ऐसे नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को कहानी की तरह समझना चाह रहे हैं ना, तो जैसे हम अपने घर के जो बुजुर्ग हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, हमने उनकी बस कहानियां ही तो सुनी है। हमारे दादाजी कैसे थे या उनसे बड़े, ठीक है, हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। तो एक हमारे परिवार का वो एक इतिहास है कि वो वहां नौकरी करते थे, वो इतने साल पहले इस जगह पे शिफ्ट हो गए थे, फिर उन्होंने घर खरीद लिया था। हमने वो कहानी की तरीके से पढ़ लिया, और आज हम वो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ हर किसी को बता सकते हैं, जबकि हमने कुछ देखा नहीं है वो। हिस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? हिस्ट्री में क्यों लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं? क्योंकि वो उसे रट रहे होते हैं, उसे समझ के पढ़ ही नहीं रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। और पहले तो केवल बुक्स थी, आजकल तो इतना अच्छा हो गया है, यूट्यूब है और क्या क्या है, आपके टीचर्स हैं, सर तो मास्टर हैं हिस्ट्री के, डायरेक्टर साहब। तो आप उसको जरा समझदारी के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, created by the partition of British India, created by the partition of British India, full stop. Created by the partition of British India. Next paragraph. As per the instrument of accession,
as per the instrument of accession, as per the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, as per the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, comma, except for defense external affairs, except में EXCEPT होगा, except for defense external affairs, external affairs मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या मतलब होता है भाई? फॉरेन रिलेशंस हो गए। फॉरेन रिलेशंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है अपने देश के? एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं वो। हमारे यहाँ को दो अफेयर्स होते हैं, एक होता है होम अफेयर्स, वो गृह मंत्रालय है, और एक होता है एक्सटर्नल अफेयर्स, वो होता है विदेश मंत्रालय। ठीक है, बीच में इसके होम अफेयर्स के लिए नाम आया था इंटरनल अफेयर्स के नाम, मगर वो उसको इंटरनल अफेयर्स की जगह पे होम अफेयर्स कर लिया गया था, गृह मंत्रालय। लिखिए, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस कॉमा एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमा फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस, comma, the Indian Parliament needs the Indian Parliament needs the state government's concurrence, state government's concurrence, apostrophe ऐसा आएगा governments में, state government's concurrence, CONCEURRENCE, concurrence, for applying all other laws, for applying all other laws, for applying all other laws। आपको पता है ना, कश्मीर को इंडिया के साथ, रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी देने के लिए रियासी डिस्ट्रिक्ट में चेनाब नदी के ऊपर आर्च ब्रिज बन रहा है, विच इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। एफिल टावर, कुतुब मीनार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी या अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी, जितनी ऊंची ऊंची जो चीजें हैं उन सबसे ऊंचा है वो। उसमें क्या है, वो चेनाब नदी जिस जिस गहराई में बह रही है, मान लीजिए ये दो पहाड़ हैं और ऐसी एक पहाड़ ये है, ठीक है। अब इसके बीच में जैसे मान लो ये पहाड़ काटकर जो टनल्स बनाई है ना, तो अब वो इस लेवल पर आएगा, और ये जो रेलवे लाइन जो जा रही है, इस रेलवे लाइन को साधने के लिए यहां पर एक आर्च बनाई गई है। और ये जो है, इसकी मैं अभी एग्जैक्टली आपको ध्यान नहीं है मुझे आ रहा है, यहाँ पर ये चेनाब नदी बह रही है अंदर से ऐसे बाहर की ओर। ये जो ऊंचाई है ना, ये सबको फेल कर रही है। मुझे डिजिट एकदम करेक्ट याद नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो आप चेक कर लेना। तो चेनाब के ऊपर जो आर्च ब्रिज बन रहा है, इससे ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी हमें मिलेगी। बर्फ गिर जाती है, रेलवे लाइन ढक जाती है, ट्रेन चल नहीं पाती है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी चेनाब के ऊपर, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये है। अब डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, ऐसे ऐसे लॉज को ना, ये जो जो हिंड्रेंस होते हैं, इनको हटाने से क्या होता है, एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो होती है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन आसान हो गई है। इलेक्शन ना कराना, ये विधानसभा को अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं ना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है लैंड एक्विजिशन। सरकार बन जाएगी, फिर सरकार से पूछना पड़ेगा लैंड एक्विजिशन के लिए। मैंने अभी न्यूज में आया, अखबार में छपा, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, देश में ऐसे बहुत से केंद्रीय विद्यालय हैं। बिहार के एक केंद्रीय विद्यालय का छपा था जो 35 साल से, 35 ईयर्स से वो टेंट में चल रहा है। 35 ईयर्स से, मतलब सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक जमीन नहीं दे पा रही है कि स्कूल बना दो। लैंड एक्विजिशन वो चीज होती है। नहर की बात थी ना, नहर रोको आंदोलन जो उसमें कराया था खालिस्तान वाले में, सतलज यमुना लिंक का, पंजाब सरकार ने लैंड एक्विजिशन नहीं किया, नहीं खुदी नहर, आज तक नहीं बनी। लैंड एक्विजिशन, मुझे इस जगह पर ये, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर है कि काम करना है,
जैसे हाईवे बनाना है, मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो अगर वो हाईवे राजस्थान गुजरात होते हुए निकलेगा तो वो राजस्थान और गुजरात की सरकारें जमीन देंगी मुझे खरीद करके और एनवायरमेंटल क्लियरेंस देंगी। ये सब पकड़ो, अब आप बनाओ। केंद्र सरकार के काम नहीं होते हैं ये सब करना। अगर देहरादून में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी आप जमीन दो ना चिन्हित करके। इवन जो आपने कैंप्स देखे होंगे, सीआरपीएफ रुकती है या सीआरपीएफ के कैंप है किसी एरिया में, कहीं पे बीएसएफ का कैंप है, देहरादून में आईटीबीपी का कैंप है, तो ये जब बना होगा ना तब ये यूपी सरकार ने इन्हें जमीन दी होगी चुन करके कि देहरादून के सीमा द्वार इलाके में ये आप अपना कैंप तैयार करो। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है लैंड एक्विजिशन। अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का जो अभी जो पेस है ना, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट कौन है, केंद्र खुद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद है, वो केंद्र के ही हैं। उनसे कहा जमीन दो, उन्होंने कलेक्टर से बोला जमीन ढूंढो भाई, कलेक्टर ने कहा साहब यहाँ पर जमीन है, उन्होंने पकड़ा दी, तुरंत काम हो रहा है। ऐसे होता है काम, ठीक है ना। तो जब भी कभी ये होता है, अब तो वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, वरना एक वक्त ऐसा भी था कि गवर्नमेंट बिल्कुल बर्खास्त करके और प्रेसिडेंट से रूल लगा दिया जाता था उस एरिया में, सीएम वगैरह सब हटा दिए गए, सरकार खत्म कर दी गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गवर्नर से जैसा बोलेगी वो वैसा काम हो जाएगा। ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है। तो अभी वो कुछ नया नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। लिखिए, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस, द इंडियन पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्करेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन 6 फरवरी 1954, ऑन 6 फरवरी 1954 मतलब संविधान लागू होने के 3 साल से कुछ ज्यादा का समय हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जे एंड के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस बात को ध्यान रखना, वहां की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जे एंड के वोटेड टू रेटिफाई इट्स एक्सेशन टू इंडिया, वोटेड टू रेटिफाई इट्स एक्सेशन टू इंडिया, टू रेटिफाई, वोटेड टू रेटिफाई इट्स एक्सेशन टू इंडिया, कि अब हम मिल गए हैं। रेटिफिकेशन जानते हैं क्या मतलब होता है? एक आपने देखा होगा कन्वेंशन में होता है कि एक साइन करना, टू साइन द ट्रीटी और टू साइन द कन्वेंशन, एंड सेकंड थिंग इज द रेटिफिकेशन ऑफ इट। रेटिफिकेशन का मतलब है एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं वहां पर गया था, साइन करके मैं चला आया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट कि हाँ हम इससे पार्टी बन गए हैं, मगर अब मैं जब लौट कर आया हूं तो मैंने अपने पार्लियामेंट में भी उस चीज को रखा है और वो वहां पर पास हुआ है। और ऐसी चीजों में अपोज नहीं किया जाता है क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट होता है और उसमें सबको एक साथ आना होता है, यूजुअली यूनानिमसली वो सब चीजें पास कर दी जाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन तो वो है कि अब हमें उसके लिए कंड्यूसिव लॉज बनाने हैं, तो वो हो गया है। मगर रेटिफिकेशन मतलब मैं अपने संसद भवन की भी अब मैंने परमिशन ले ली है, ये होता है रेटिफिकेशन। इसीलिए सरकार बहुत सी बार होता है, जैसे आरसीईपी था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी पे भारत ने नहीं करा क्योंकि उसमें न्यूजीलैंड का डेयरी प्रोडक्ट का था, उसमें हमारे यहाँ से अमूल को तो खास तौर पर बहुत लॉस हो रहा था। तो वो चीजें वो यहाँ पे टेनेबल नहीं है, आप ऐसे वो आर्बिट्रेरली नहीं जा करके कुछ भी करके आ सकते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर देश के हेड हैं तो वो संसद के भी तो हेड हैं, तो हमें संसद से भी तो बात करनी पड़ेगी एक बार। वो बात ठीक है, आप मेजोरिटी में हैं तो सरकार जो काम कर रही है वो सोच समझ के ही कर रही है, और अगर गवर्नमेंट को लगता भी है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो गवर्नमेंट व्हिप इशू कर सकती है कि हम संसद भवन में बिल लेकर आएंगे और आपको करना ही होगा, ये डिसिप्लिन होता है। आप जिस पार्टी के सांसद हैं आप उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकते हैं, जो डायरेक्शन होता है पार्टी का। मगर फिर भी रेटिफिकेशन मतलब संसद भवन से क्लियर कराना, अपने आके जो भी जिस भी रेस्पेक्टिव कंट्री का जो पार्लियामेंट हाउस है उनसे एक बार बात करनी है और वो करना है, ठीक है। तो ये रेटिफिकेशन इन्होंने कर दिया था कि अब हम इनसे जुड़ गए हैं। In May 1954, a presidential order was notified. In May 1954, a presidential order was notified to implement the Delhi Agreement 1952. Order. Presidential order was notified
to implement the Delhi Agreement 1952. तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे आपकी, डॉक्टर साहब को दिखाओ भाई। जिनकी भी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल ही रहा है, मौसम बदल रहा है, बारिश हुई नहीं है, तो उसको देख करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें तो डॉक्टर को दिखाओ एट दी अर्लीस्ट, क्योंकि वो फिर खतर वो होता है ना, मुश्किल होती है तो फिर पढ़ाई में बहुत लॉस होता है। और ये सब चीजें तो ऐसी होती हैं कि बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं होता है फिर, और आप 3 दिन नहीं पढ़े तो आप एक हफ्ता नहीं पढ़े समझ लें, फिर बैठने का भी मन नहीं होता है। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। दिल्ली एग्रीमेंट 1952 which took place between Pandit Jawaharlal Nehru and Sheikh Abdullah. 52, हाँ, which took place between Pandit Jawaharlal Nehru and Sheikh Abdullah. Full stop. On 26 January 1957, on 26 January 1957, J&K adopted its new constitution. J&K adopted its new constitution. 57. J&K adopted its new constitution. आप में से कितने लोग हैं जिन्हें केवल 30 तक ही हिंदी की गिनती आती है? ऐसे भी कोई है क्या? बहुत से लोग होते हैं ना, हिंदी की गिनती चालू करते हैं 30 के बाद फिर उनको नहीं आता है। पूरी हिंदी की गिनती आती है। If you are aspiring to serve in UP or Uttarakhand, at least you should know Hindi counting up to 100. तब तो जाकर के बात बन गढ़वाल कुमाऊं में, यूपी में आपको पता है ना, ऐसे भी अभी भी लोग हैं जिनको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती है। इन रूरल एरियाज बिल्कुल नहीं आती है। उनके फाइनेंसेस, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ने उनको कभी अलाउ ही नहीं किया कि वो स्कूल जा सकें। गांव में स्कूल नहीं थे, स्कूल थे टीचर नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, थे तो क्योंकि लड़की थी, लड़की का पढ़ना जरूरी नहीं है, भाई का पढ़ना जरूरी है, इसलिए लड़की पढ़ नहीं पाई। बहुत से कारण हैं। तो आपको अगर उन एरियाज में आप, जैसे कहते हैं ना, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको टारगेट ऑडियंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इफ यू आर एस्पायरिंग टू सर्व द population, you must prepare yourself keeping in mind their real problems, their issues, तब तो जाकर के बात बनेगी। ठीक है, तो ये सब जो है, तभी मैं देख रहा हूँ आजकल ये आरओ की जो तैयारी चल रही है, हिंदी तो थोड़ा जान ले भाई। यहाँ के जो एरिया का बहुत तगड़ा पूछते हैं। किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो उस स्टेट की जो भी लैंग्वेज का एक पेपर तो देना ही पड़ता है ना, तब तो जाकर के आप, क्योंकि आप शहर में नहीं है ना, आप तो रूरल एरिया में जब जाओगे तो काम कैसे करोगे, तो वो तो जानना ही पड़ेगा। अगर आज मैं सोच लूं कि मैं वेस्ट बंगाल में पीसीएस बन जाऊंगा तो मैं नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती है। तो वो मुझे बंगाली, आसाम में जाना है तो एसएमईज आनी चाहिए, उड़ीसा में जाना है तो उड़िया आनी चाहिए। सिमिलरली इफ यू वांट टू सर्व इन यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, तो आपको तो हिंदी तो आनी चाहिए, फिर से वरना कैसे करोगे काम? तो जरा सीख लो। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उनकी फोटो यहाँ पर छपी हुई है, इसमें तो नहीं है शायद, बाहर है, नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। वो हिंदी के पेपर में फेल हो गया था आईएएस में। मैंडेटरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें वो फेल हो गए थे। अब बताओ, आपने सारी जीएस पढ़ डाली और आप मैंडेटरी इंडियन लैंग्वेज वाला जो आपका पेपर है उसमें आप फेल हो गए। जो आपने मदर टंग जो खुद सरकार को बताई थी कि मेरी मदर टंग है, सरकार ने तो आपसे नहीं बोला था कि आप इसी भाषा का पेपर दो। उन्होंने आपसे पूछा कि इतनी भाषाएं हैं, 11-12 में वो एग्जाम होता है कंडक्ट, आप बता दो कौन सी आपकी भाषा है। आपने खुद ने कहा कि हिंदी है, और हिंदी में आप फेल हो गए। अब कैसे होगा फिर भाई? तो थोड़ा पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक्स आती हैं और क्लासें भी हो रही हैं, हिंदी की भी होती हैं, उसको पढ़ ले लो, तब बात बनेगी। लिखो। On 26 January 1957, J&K adopted its new constitution and declared itself an integral part of India. And declared itself an integral part of India, कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते।
and declared itself an integral part of India. ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की है, हम अभी हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी का। आपने देखा होगा 2014 के बाद से बहुत तेजी से पीस अकॉर्ड साइन हुए, नागा पीस अकॉर्ड, बोडोलैंड वाला अकॉर्ड, उसके बाद कार्बी आंगलोंग वाला मैटर सॉल्व हुआ, फिर आसाम और मेघालय के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट जिसमें गोलियां चल गई थी, आसाम की पुलिस ने गोलियां चला डाली मेघालय के उसमें, वो जिस गांव के लोग की डेथ हुई थी वो गांव दोनों में बोल रहा था, आसाम बोला हमारा गांव है, मेघालय बोला हमारा गांव है, वो वाला मैटर सॉल्व करा करके दिया। बंगाल में, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में एनक्लेव्स वाला मैटर था, कुछ कुछ जगहों पर बांग्लादेश अंदर घुसा हुआ था हमारे यहाँ, और कुछ कुछ जगहों पर हम उनके अंदर घुसे हुए थे बॉर्डर एरियाज में। तो उन्होंने, हमने कहा कि हम पीछे हट रहे हैं और आप हमारे यहाँ से, तो एक बॉर्डर को सीधा करो, लाइन खींचो, ये ऐसे 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 जो जिगजैग बॉर्डर है ये नहीं चलेगा। ऐसे भी एक घर है, बेडरूम में से बॉर्डर की लाइन निकल करके जा रही है। अब बताओ, एक भाई यहाँ इंडिया में रह रहा है, दूसरा भाई बांग्लादेश में, ये बॉर्डर की हालत थी, तब जाकर उसे मैटर को सॉल्व करवाया गया। ये ऐसे जो गांव है तो फिर या तो इंडिया ही रख ले या बांग्लादेश ही रख ले, तो हम क्या करेंगे उसको इतना वो कर करके, ठीक है, तब जाकर के सॉल्व हुआ। क्यों नॉर्थ ईस्ट में क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हमारे पॉलिसी है एक्ट ईस्ट की, हमें ईस्ट एशिया के साथ इंडिया को जोड़ना है थ्रू रोड, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, वहां तक सड़कें भेजनी है भारत से, क्यों ना एक हाईवे बनाया जाए। तो उसके लिए पहले शांति तो करके दो अपने यहाँ। पता चला हमने हाईवे बनाया, ट्रक चला चालू हुआ, एक्सपोर्ट का ट्रक जा रहा है और उसके ऊपर किसी ने गोली चला दी, बम फेंक दिया, तो ऐसा कैसे होगा फिर? तब पीस की जरूरत है। हमसे क्या गलती हुई, कश्मीर जब हमारे साथ आ गया था तो गवर्नमेंट का तो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी सबसे पहले कश्मीर में डेवलपमेंट चालू करो, कश्मीर में एम्स बनाओ, कश्मीर में उस समय में ही आईआईटी बन जाता, कितने साल पहले सभी सारे काम उसी वक्त होने। कब का हम बात कर रहे हैं? 26 जनवरी 1957, 1957। इतने साल लग गए, क्यों? क्यों नहीं लाइट पहुंच सकी, क्यों नहीं सड़कें पहुंच सकी, जबकि आर्मी वहीं पे ही थी। आर्मी का बीआरओ जो विंग है, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देने वाला है, हिमांक उसका प्रोजेक्ट है, वो लोग वहीं पे तैनात हैं। आरआर हमारे पास शुरू से थी, ठीक है, इंडियन आर्मी की इतनी बटालियन है। और फिर 60s में आकर के तो फिर बीएसएफ भी बन गई, आज़ादी के समय से सीआरपीएफ हमारे पास थी। 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बनी थी सीआरपीएफ, उसको फिर आज़ादी के बाद में सेंट्रल रिजर्व पुलिस का नाम दे दिया गया। तो सिक्योरिटी की कमी नहीं थी, कमी किस चीज़ की थी? शायद इंटेंट की कमी थी, मंशा की कमी थी, और हम काम उतना नहीं करना चाहते थे। क्योंकि किसी एरिया में अगर आप डेवलपमेंट कर दोगे ना, देखो देहरादून में आजकल सड़कें बन रही हैं, अभी मीटिंग हुई थी इन्वेस्टर समिट, गुलाब के गेंदे के फूल लगा दिए गए, रेलिंग पर पेंट कर दिया गया, सड़कों में गड्ढे भर दिए गए, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। उसी सड़क पर, जिस सड़क पर आप जाते थे और आप सरकार को कोसते हुए निकलते थे कि यह सारी सड़क तोड़ दी है यार, आज वही सरकार हमें बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उसने दोनों तरफ दीवारों पर ग्राफिटी बना दी है, सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। आरा घर चले जाओ तो मजा ही आ जाता है देख करके, चक्राता रोड चले जाओ तो और ही खूबसूरत कर दिया है, राजपुर रोड पर लाइट सही हो गई हैं। और क्या चाहिए? इंसान जिस एरिया में रह रहा है उसको वो अच्छा लगे, वो शांति से रहेगा। मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ लाइट ही नहीं है, मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ सड़कें ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो मैं क्या करूँ वहां पर रह करके? और क्यों मैं अपने देश की या अपनी सरकार की बड़ाई करूं? क्यों, मैं किस बेस पर करूंगा? ये सोचना चाहिए ना। आप अपने घर जाते हैं ना थक कर, इंसान को सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? घर। शाम को घर जाऊंगा मैं, तो घर हमें क्यों सुकून देता है? क्योंकि वहां पे वो सारी चीजें हैं जो हमें अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में चाहिए। हमें भूख लग रही है, हमें खाना मुफ्त में मिल रहा है, घर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? और हमारे लिए अच्छा बिस्तर है,
हम नए कपड़े पहन के साफ और कपड़े बदलना चाह रहे हैं, हमारे घर में कपड़े रखे हुए हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास टीवी है या जो भी म्यूजिक सेट है, जो भी कुछ है वो सब घर में है। तो जैसा मेरा एक घर है, इंडिविजुअल यूनिट है, ऐसी एक इंडिविजुअल यूनिट है स्टेट। वो उन लोगों का घर है, सभी लोगों का, एक सोसाइटी रह रही है वहां पे, सब लोग रह रहे हैं। तो क्यों नहीं सरकार वो चीजें बना करके दे रही हैं जो इस घर को सुंदर बनाया जा सके। आप देखना, आप मैप देखना, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल और उसके नीचे उत्तराखंड, इन तीनों में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने काम करके दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो शुरुआत हुई थी ना, वही हुई थी यूनियन टेरिटरी से। 70 में जाकर के फिर वो बना है, मगर हिमाचल तो 66 में बन गया था। मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी ने तोड़ के 3 पंजाब एंड सॉरी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन तोड़ दिया था। ये हरियाणा पंजाब हिमाचल अलग कर दिया था। वो जो हिमाचल था वो यूनियन टेरिटरी था शुरुआत में, उसके बाद 70 में उसको स्टेट का दर्जा मिला। आज हिमाचल प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वहां पे पानी बहुत अच्छा है, वहां पे पीस है। लोग श्रीनगर जाएं या कहीं जाएं उससे पहले वो सोचते हैं कि हम शिमला चले जाएं, हम कुल्लू चले जाएं, हम लाहौल स्पीति चले जाएं, होता है ना। तो हिमाचल में पीस है, क्यों है? क्योंकि सरकार ने काम करके दिया। गवर्नमेंट अगर काम करके देगी तो वो स्टेट में, उस पूरी टेरिटरी में पीस प्रिवेल हो जाएगी, और नहीं होगा तो फिर तो बैठे रहो। ठीक, लिखो जरा, हेडिंग हेडिंग डालो। नेहरू एट यूएनएससी, नेहरू एट यूएनएससी। नेहरू एट, लिखिए, seeing the hostilities during Indo-Pak War 1947-48, seeing the hostilities, hostilities, hostilities during Indo-Pak War 1947-48, Maharaja Hari Singh and Sheikh Abdullah 1947-48, शुरुआत के समय, गदर मूवी है ना पुरानी वाली, उसमें जो समय दिखाया गया है वो 1947-48। महाराजा हरी सिंह एंड शेख अब्दुल्ला wanted permanent accession, wanted permanent accession, but Pakistan's invaders, but Pakistan's invaders had illegitimately entered the Indian territory, but Pakistani invaders had illegitimately entered the Indian territory, illegitimately मतलब अवैधानिक तरीके से, illegitimately entered the Indian territory, which resulted into a war situation, which resulted into a war situation. देखो, जो काम ना जिसकी शुरुआत ही बुराई से हो जाए तो वो तो फिर बुरा ही है। यत्कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यमश्चैव लज्जति तज्ञेयम विदुषा सर्वम तामसम गुण लक्षणम। जिस काम को करने से पहले, करते वक्त या करने के बाद आपके मन में ऑल इज नॉट वेल वाली फीलिंग आए तो समझ लेना उस काम में कुछ ना कुछ गलत है। पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनते वक्त और पाकिस्तान बनने के बाद, तीनों समय में वॉर सिचुएशन ही बनी रही। और आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है देख लो, ठीक है। और दूसरा मैं बताऊं, दूसरा एक और इसी के लेकर के एक हमारा संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक है
कि अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते, अपूज्या नाम अवमानना, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। कि जहां पर अपूज्य लोग, जो जिनकी बिल्कुल इज्जत नहीं होनी चाहिए, जो इस लायक ही नहीं है कि उनको इज्जत दी जाए, ऐसे लोग पूजे जाएं। और जहां पर रिस्पेक्टेड लोगों का डिसरिस्पेक्ट किया जाए, तो ऐसी जगह पर तीन चीजें होती हैं। दुर्भिक्षम मतलब खाने की कमी, अकाल की स्थिति, मरणम मतलब मृत्यु, और भय मतलब इनसिक्योरिटी या कुछ भी कह लो आप, फियर, रेस्टलेसनेस। देख लो पाकिस्तान में तीनों हो रहे हैं। खाने की कमी है, फूड इन्फ्लेशन कहां पर जा रहा है, लोग मर रहे हैं, अपनी जान जा रही है, और भय की स्थिति है, आगे होगा क्या। ये तो एंशियंट विजडम है इंडिया की, जिससे आप अलग हो गए लड़ झगड़ करके। ठीक है, लिखिए। विच विच क्या है, विच रिजल्टेड इनटू अ सिचुएशन ऑफ वॉर। लिखिए। Subsequently, Pandit Nehru approached the United Nations Security Council. Subsequently, Pandit Nehru had approached the United Nations Security Council, जिसका इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है बड़े लंबे समय से। Subsequently, Pandit Nehru had approached the United Nations Security Council on 1st January 1948 to seek peace. On 1st January 1948 to seek peace. Full stop. As the result of this, United Nations Commission on India and Pakistan, कैपिटल में लिखेंगे। As the result of this, United Nations Commission on India and Pakistan, UNCIP, United Nations Commission on India and Pakistan, UNCIP, was set up. UNCIP was set up on 13th August 1948. On 13th August 1948, UNCIP passed a resolution. On 13th August 1948, UNCIP passed a resolution for, फर्स्ट लिखेंगे सीज फायर, सबसे पहले तो गोली चलाना रोको, सीज फायर। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स एंड मिलिशिया, withdrawal of Pakistani troops and militia, 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 followed by the withdrawal of Indian troops, followed by the withdrawal of Indian troops, militia, 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 followed by the withdrawal of Indian troops। मतलब यूएन ने भी मान लिया कि पहले पाकिस्तान पीछे हटे तब इंडिया हटेगा। उन्हें भी पता था कि ये किस हद तक जा सकते हैं, यदि हमने इंडिया को पीछे हटने के लिए बोल दिया तो इंडिया हट जाएगा। अगर इंटरनेशनल ऑर्डर आ गया है कि हटो पीछे, तो इंडिया की फोर्सेस पीछे हट सकती नहीं, मगर पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि पहले तुम हटाओ तब हम इनसे बोलेंगे। वो उन्होंने कभी हटाया नहीं, तो इधर एलओसी पर फिर इंडिया की साइड से भी रहा है। ठीक है। अभी एक वो शो आता है इंडियन आइडल, इंडियन आइडल में कैप्टन विजयन थापर के पेरेंट्स को बुलाया गया था। 22 या 23 साल उम्र थी जिस समय वो शहीद हुए थे, वहीं कश्मीर में। ठीक है। लोग अपनी फर्स्ट पोस्टिंग पर जा रहे हैं और उनके वॉर जोन में प्रमोशंस हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, घर पे माँ पूछ रही है कि बेटा क्या हालत है। ना तो सोशल मीडिया है ना इंटरनेट है, खबरें आती भी हैं तो वो अखबारों में जो छपता है वो सरकार से छन छन के खबर आती है। गवर्नमेंट जितना बताएगी उतना छपेगा। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी सरकार का है, दूरदर्शन सरकार का है, तो सब कुछ बातें उतनी पता चल रही हैं जितनी बस पता चलनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो परिवारों को मालूम ही नहीं चलता था। पहले के टाइम आपको मालूम है ना, पहले ये नियम भी नहीं था कि जो 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 शहीदों की जो डेड बॉडीज हैं वो घर में पहुंचे। ये नियम लेकर आए थे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव कि चाहे कितना भी खर्चा हो जाएगा या हम इनके घर पे डेड बॉडी भेजेंगे।
पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, गई गई नहीं गई नहीं गई। ये मुलायम सिंह यादव ये नियम लेकर के आए थे। तो आप पहले का टाइम सोचिए, कश्मीर में जब ये फिर एलओसी की जो वॉर हुई है, तो उसमें तो बहुत लॉस हुआ, बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ। एलओसी की जो वॉर है तो वो हुई किस लिए एलओसी की? क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस चले गए, हम पीस चाहते थे। अब देख लो आज तक नहीं हुई है पीस। केवल 3 दिन और अगर रुक जाते, आर्मी का रिकॉर्ड ये कहता है, अगर केवल और 3 दिन जिस पेस से हम करते हैं ना, एक प्रेडिक्शन होता है कि हमारा इतना आर्मी है, हमारा इतना एम्यूनिशन है, इतना हम इस टैक्टिक से काम कर रहे हैं, केवल 3 दिन और रुक जाते पूरी टेरिटरी क्लियर हो जाती। मगर वो 3 दिन पहले ही ऑर्डर हो गया कि रोक दो। रोक दो तो आज तक रुके हुए हैं। अब तो लोहा ठंडा हो गया ना, अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा, है ना? तो वो वाली बात होती है। जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आप आपने एक अटेम्प्ट दिया और आप मान लीजिए उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपके पास अभी आप टच में हो उस चीज के, आप दोबारा से बैठोगे अगले साल और हो सकता है आप पेपर क्वालिफाई कर दो, क्योंकि अभी आप उस पढ़ाई के टच में हो। आपका एक बार अटेम्प्ट में निकला, आपने 4 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी, और फिर आपका मूड बना कि अब चलो हम पढ़ने बैठते हैं, तो आप समझ लो 2 साल आपके और गए। हो सकता है आप तो हो ही ना सिलेक्शन, क्योंकि अब लोहा ठंडा हो चुका है। वो बात है। ठीक है, तो वो जो मौका था वो हमने गंवा दिया। लिखिए, सीज फायर देन विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स एंड मिलिशिया फॉलोड बाय द विड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स टू बेयर मिनिमम। एंड थर्ड लिखिए, फ्यूचर स्टेटस ऑफ जे एंड के, फ्यूचर स्टेटस ऑफ जे एंड के टू बी डिटरमाइंड बाय द विल ऑफ पीपल। फ्यूचर स्टेटस ऑफ जे एंड के, कि भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में जाएगा। फ्यूचर स्टेटस ऑफ जे एंड के टू बी डिटरमाइंड बाय द will of people, will of people। ठीक है, लिखिए आउटकम। या आउटकम मतलब उसी में नेक्स्ट पैराग्राफ लिख लो। द रेजोल्यूशन 47, जिसको जो इसका नाम है रेजोल्यूशन 47, ये जो जिससे बना था, द रेजोल्यूशन 47 remains infructuous, 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 infructuous till date, because Pakistan never withdrew its forces, infructuous till date because Pakistan did not withdraw कर लो, withdraw, did not withdraw its forces from the POK, its forces from the POK, Pak occupied Kashmir, full stop। Consequently, peace never prevailed, consequently peace never prevailed, and plebiscite in Kashmir never took place। and plebiscite spelling check कर लेंगे, plebiscite, plebiscite in Kashmir never took place। प्लेबिसाइट का मतलब है जनता से पूछ लो, एक रेफरेंडम जैसा करा लो। मैंने आपको बोला ना, वहां पे कनाडा में ब्रैम्पटन में रेफरेंडम हुआ कि खालिस्तान बने या ना बने, ऐसा रेफरेंडम मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये। तो प्लेबिसाइट करा लो, लोगों से पूछ लो कि कश्मीर भारत के साथ रहे या ना रहे। तो ये कब होना था? जब फोर्सेस हट जाएं, आप टेरिटरी जो पीओके में जो आप जो पीओके बन गया है, जो आप अंदर घुसाए हो, आप पीछे हट जाओ, पीस हो जाए, और उसके बाद शांतिपूर्ण माहौल में पूछा जाए कि अब आपको किसके साथ जाना है। ठीक है, तब तो होगा। अब उन्होंने फोर्स ही नहीं हटाई, अब बच्चा रो रहा है, बच्चे को जो है मम्मी के पास जाना है या पापा के पास जाना है, बच्चा रो रहा है, तो आप पहले उससे पूछेंगे, पहले उसे चुप कराएंगे? पहले बच्चे को चुप कराओ, उसको थोड़ा टॉफी वगैरह कुछ खिलाओ, हंसेगा, उसका मूड अच्छा होगा, आप पूछो प्यार से, बेटा मम्मी के पास जाना है या पापा के पास जाना है, वो बताएगा। बच्चा रो ही जा रहा है और आप उसी से समय तो और चिल्ला के रोएगा, तब पीस का भी प्रिवेल हुई नहीं, क्योंकि फोर्सेज हटी नहीं। कश्मीर में उनसे बोला गया पाकिस्तान से कि आप फोर्स पीछे करो, पीछे कर लेंगे तो सियाचिन हाथ कैसे आएगा, इसलिए वो कभी पीछे हटे ही नहीं। लिखिए
कश्मीर का जरा जरा ये एटलस खोलिएगा, जरा एटलस देखिए। कश्मीर में केवल सियाचिन ही नहीं है, बायफो है, स्कामरी है, बाल्टोरो है। फिजिकल मैप देखो कश्मीर का, टॉप पे बिल्कुल पहुंच जाओ तो आपको एक के बाद एक क्या मिलेंगे? ग्लेशियर, हिमनद। फिर आप पे एटलस नहीं है आज? एटलस कहाँ है? नहीं आपसे नहीं, हाँ आपकी एटलस कहाँ है? आगे आगे भैया, क्या? हाँ एटलस निकालो अपनी, खुद देखो। जरा देखो बाटूरा, देखो बाटूरा। आप इधर आ जाओ, इनके साथ देख लो क्या हो गया। आज तो कुछ है, नाराजगी हो गई है। जरा एटलस में देखेंगे, अफगानिस्तान बॉर्डर साइड में देखेंगे, बाटूरा ग्लेशियर मिला। बाटूरा के बाद फिर ईस्टर्न साइड में देखेंगे, हिस्पर, हिस्पर मिला। आपके एटलस कहाँ है? पीछे तीन लोग एक एटलस में देख रहे हैं। ये तो स्कूल हो गया, प्राइमरी, प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिन्याली सौड़। अरे आगे आ जाओ कोई, या किसी पे ज्यादा किताबें हो तो, किसी पे भी है ही, ज्यादा तो है ही नहीं, डेफिसिट ही डेफिसिट है। बजट की तरह सरप्लस तो हो ही नहीं पा रहा है। हिस्पर देखो, हिस्पर के साउथ में देखो चोगोलुंगमा मिला। बिल्कुल वाइट वाला पोर्शन देखना, कश्मीर एकदम नॉर्थ में पहुंच जाओ जहां पे कश्मीर का फिजिकल मैप है। हिस्पर मिला, अफगानिस्तान बॉर्डर पर हिस्पर, उसको भी दिखाओ। हिस्पर, हिस्पर के साउथ में चोगोलुंगमा मिल गया। फिर हिस्पर उसके बाद हिस्पर के ईस्ट में देखेंगे तो पुनमा, और पुनमा के साउथ में बायफो मिला। पुनमा मिला? नहीं मिल रहा है। आप लोग पॉलिटिकल मैप में मत देखें, फिजिकल में देखें। ग्लेशियर देख रहे हैं, जिले नहीं देख रहे हैं। कश्मीर का फिजिकल मैप देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्थ में देख लो तो सफेद हिस्सा दिख रहा है, बर्फ। ओ हो, नहीं मिला। बाटूरा देखो, बाटूरा देखो, इस पर देखो, चोगोलुंगमा देखो, पुनमा देखो, बायफो है, स्कामरी है। मिल रहा है, अब मिलते रहेंगे। पुनमा है, बायफो है, फिर स्कामरी है, फिर बाल्टोरो है, उसके बाद है सियाचिन। सियाचिन के बाद है रेमो, रेमो मिल गया। ये इतना पूरा कश्मीर ले लेंगे तो पानी पानी हो जाएगा, इसलिए कश्मीर चाहिए। कितनी नदियां निकल रही हैं जरा देख लेते हैं। गिलगित, इंडस, किशनगंगा, वुलर, ठीक है, ऊपर श्योक, सारा पानी हमारा। यही तो चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं? अकेले मौज करना है? यहां से तो अकेले अलग हो गए। अब जो पानी है वो हमें दे दो, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है। तो जब जनसंख्या इसलिए ज्यादा चाहिए, वे फौज भी तो तैयार करनी है इंडिया के खिलाफ। अगर लोगों के कम बच्चे होंगे तो अपने बच्चों को फौज में भेजेंगे ही नहीं। चाइना की जो आर्मी है कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि आपने कह दिया वन चाइल्ड पॉलिसी। और एक ही हमारा बच्चा, उसे ही फौज में भेज दें क्या? और मान लो उसको जो है इंडिया ने मार दिया, तो हम क्या करेंगे? तो चाइना की आर्मी कमजोर पड़ गई। आज चाइना की आर्मी इस पर पावर पर नहीं चल रही है, मशीनों के दम पे चलती है। तोप कितनी है, क्या है? इंडिया में जो अभी भी होता है, तो हमारे यहाँ तोप वोप तो चलाना सिखा रहे हैं वो अलग है, मगर हमारे यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। आज भी जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग जो हो रही है सिपाहियों की, वो बहुत हाई लेवल की है। एनडीए आईएमए में तो अधिकारियों की उतनी होती ही नहीं है, जिस लेवल की ट्रेनिंग रेजिमेंट्स में रिक्रूट्स की होती है, जो जो सिपाही भर्ती होते हैं।
क्योंकि उनको पता है कि काम इन्हीं को करना है सारा। अधिकारी तो फिर एक समय पे अधिकारी हो जाएगा, मगर सिपाही सिपाही रहता है हमेशा रिटायरमेंट तक। ठीक है ना। तो ये जो कश्मीर है, कश्मीर की जो पूरी टेरिटरी है, आप इसमें देख पा रहे हैं। फिर नीचे नीचे देखो, अगर कश्मीर अलग हो जाए तो इसमें कौन कौन सी रेंजेस आ रही हैं। लद्दाख आ रही है सबसे ऊपर, तो काराकोरम है, काराकोरम के बाद लद्दाख है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लद्दाख के बाद जस्कर है, जस्कर मिल गया। फिर है पीर पंजाल, तो ये तो पहाड़ी पहाड़ है, नदियां पहाड़ सब कुछ हमारा। स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट पहाड़ों पे ही तो बनता है। किसी ऊंचाई की जगह पर बैठ जाएंगे तो पूरा व्यू क्लियर आएगा, तब जाकर के बात बनती है। ठीक है, तो ये सब चीजें चाहिए। अच्छा, लगे आज जरा उत्तराखंड में भी ग्लेशियर देख लेते हैं। एक तो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री, और तिब्बत का बॉर्डर देख लेंगे तो मिलम ग्लेशियर है कुमाऊं मंडल में, मिलम। ठीक है, उसके नीचे देखेंगे फिर तो नंदा देवी पीक जहां पर है, उधर पिंडारी ग्लेशियर है, त्रिशूल भी वहीं पर ही है, नंदाकोट, पिंडर नदी बह रही है, मिल गया। और गंगोत्री ग्लेशियर के नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा बंदरपूछ, जहां से यमुना नदी निकलती है, बंदरपूछ मिल गया। ठीक है, चलो लिखने का काम करो अब जल्दी से। अब मुझसे लोग पिछली बार पे पूछ रहे थे गंगा को सर कहाँ से माने, देव प्रयाग से माने कि गौमुख से माने। मैंने कहा जो ऑप्शन आ जाए वो मानो। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? ये नाम सही है कि गंगा तो देव प्रयाग से ही है, ठीक है। देव प्रयाग में तो अलकनंदा भागीरथी मिल रही है, तो गंगा जाहिर है कि वहीं से ही है। अब भागीरथी कहाँ से निकल रही है? गौमुख से, गौमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से, वही पानी आ रहा है सारा। मगर जो माइथोलॉजी कहती है वो ये कहती है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर जो थे, सगर के बेटों ने जो जो अपराध किया था उससे उनको मुक्ति दिलाने के लिए वो बैकुंठ गए, और उन्होंने वहां से प्रार्थना की कि गंगा को आप नीचे भेजें। तो गंगा आई, तो राजा भगीरथ के प्रयास से भगीरथी धरती पर आई। यही माइथोलॉजिकल स्टोरी है इसकी। तभी गंगा की अगर आप आरती सुने तो उसमें आता है, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि से तुम्हारी हर नर तर जाता। ये लाइन है उसमें। तो जो पुत्र सगर के जो तारे हैं तो वो भगीरथ प्रयास है। इसीलिए हिंदी में एक फ्रेज भी होता है भगीरथ प्रयास। बहुत टफ काम को करना, जिसकी बिल्कुल चांसेस ना हो, वो काम हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं इन्होंने भगीरथ प्रयास किया था। एक हिंदी का एक फ्रेज है ये, ठीक है, प्रोवर्ब जिसे बोलते हैं। तो अब भगीरथ के प्रयास से भागीरथी आई, और उसी को ही शास्त्रों में गंगा कहा गया है। तो इस तरीके से तो गंगा गौमुख से निकल रही है, और वैसे सरकारी रिकॉर्ड में गंगा देवप्रयाग पे है। तो अब मैं क्या करूं? जो ऑप्शन आए वो कर दो। मैं किससे लड़ूं, जाकर मुख्यमंत्री से या अध्यक्ष से, किससे लड़ूं? मैंने आपको दोनों बातें बता दी, मैंने माइथोलॉजिकल स्टोरी भी आपको बता दी और सरकारी बात भी बोल दी। अब सरयू नदी है, सरयू दुनिया जानती है। देखो उन्होंने भी कहा अयोध्या की राम के जो जन्मभूमि है, इवन रामचरितमानस में भी लिखा है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। कि मेरा जो जो जहाँ जन्म हुआ है वो बहुत सुंदर सी जगह है, जिसके नॉर्थ डायरेक्शन में सरयू नदी बह रही है। यूपी के सरकारी रिकॉर्ड में वो नदी घग्गर है। अब मैं क्या करूं? अब वो आप मुझसे लड़ने लग जाओ कि अयोध्या में तो सरयू बह ही नहीं रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने तो वही लिखा है, सरजू बह रही है, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। मैंने एक बार इन बच्चों से ही पूछा, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि एक कहानी आती है कि केवट से मिले राम, केवट ने उन्हें नाव में बिठा लिया। ये स्टोरी सभी ने, मुझे लगता है सबने सुनी होगी। राम जब वन में जा रहे थे तो बीच में नदी आ गई थी, तो केवट था, नाविक था, उसने कहा हम आपको उधर उतार देते हैं भाई। उन्होंने पूछा क्या रुपए लेना है, तो एक अपनी अंगूठी दी थी उतार के माँ सीता ने, ठीक है। तो वो अंगूठी बाद में लंका में बड़ी काम आई थी। वो अंगूठी जो थी, वो अगर केवट ले लेता तो फिर लंका में आइडेंटिटी कैसे होती? जो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर,
वो जो बात आती है। तो अगर वो मुद्रिका यहीं दे जाते तो वो वहां पे फिर कैसे होती। तो उसने मना कर दिया केवट ने। केवट ने गंगा पार कराई थी। तो मैंने ये सवाल पूछा कि जब अगर अयोध्या में सरजू बह रही है तो गंगा कैसे पार हुई, बताओ। अब इस बात का तो वो, क्योंकि हम एटलस पढ़ते नहीं है, हम गप मारते हैं क्लास में फ्री में बैठ के, ये वाली बात है। कभी आप देखना जरा यूपी का मैप देखो, 1 मिनट में मैं करवा देता हूँ, यूपी का मैप देखो। और इसका इसका जो जो सोल्यूशन है, इस सवाल का सोल्यूशन ही है, वही यही है, जन्मभूमि में पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि भय सरजू पावनी। जरा यूपी का मैप देखो, लखनऊ देखो, लखनऊ के पास फैजाबाद, फैजाबाद में अयोध्या, जरा देखो जल्दी से। यूपी के सेंट्रल में बिल्कुल लखनऊ राजधानी है, लखनऊ के पास फैजाबाद या अयोध्या आपको मिल जाएगा। अयोध्या में सरजू नदी या घाघरा नदी मिल जाएगी, मिल गई, मिल गई, घाघरा या सरजू कोई भी नाम होगा, मिला भाई, सबको मिल गया है। अब ये तो नॉर्थ नदर्न डायरेक्शन में है, मगर राम जब जब वन में गए थे तो वो कहाँ गए थे, उनका तो चलना जो शुरू हुआ था वो टुवर्ड्स श्रीलंका था ना। तो वो सदर्न डायरेक्शन में जाएंगे, तो अयोध्या से साउथ में जाओगे तो गंगा पड़ेगी, देखो है कि नहीं है। अयोध्या से साउथ के डायरेक्शन में, तभी तो वो चित्रकूट गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। तो चित्रकूट कैसे पहुंचे, गंगा पार करके पहुंचे, देखो, है ना। अब कह दो ये तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो सब माइथोलॉजी है ठीक है। हाँ, मगर उन्होंने चलना ही शुरू किया टुवर्ड्स द सदर्न डायरेक्शन, वो नदर्न डायरेक्शन गए ही नहीं, ये वाली बात है। क्योंकि जो जो हरण हुआ ना, वो भी तो, वो किस एरिया से, दंडकारण्य वाला, जो जहां उन्होंने जो राक्षसों को मारा, वो दंडकारण्य कौन सा, छत्तीसगढ़ झारखंड देख लो, वो भी तो अयोध्या से सदर्न डायरेक्शन में पड़ेगा, जहां राक्षसों को मारा। विश्वामित्र वगैरह आए, उन्होंने कहा, राजा दशरथ बोले हमारा तो बच्चा है, उन्होंने कहा राजन आप जानते नहीं है, आपका जो बच्चा है वो तीनों लोगों का मालिक है, आपको अभी पता नहीं है, ठीक है, तो आप इसको भेज दें, ये तो बहुत, और वही हुआ भी। वो राक्षस खून डाल देते थे आकर के यज्ञ में, यज्ञ करने ही नहीं देते थे, कोई भी अच्छा काम करने चलो उसमें वो बाधा डाल देते थे आकर के। दंडकारण्य, दंडकारण्य आज नक्सलाइट बेल्ट है पूरी, उस टाइम में भी राक्षस थे, आज के टाइम में नक्सलवादी हैं, वही पूरा रीजन है, ठीक है। चलो लिखो ये मैप को ऐसे पढ़ डालो, देखो पीसीएस का, आईएएस का, कोई भी आप एग्जाम देंगे आपको मैप की तो नॉलेज होनी चाहिए। कैश मार्क्स होते हैं, सीधा सीधा सवाल आता है, मैप का क्वेश्चन भी अगर हमसे गलत हो जाए तो आप समझ लें कि आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके चले आए। 1 साल तक फिर आप जो है ना, बिल्कुल बोले ही ना कि पेपर कठिन आ जाता, फिर तो ये बोलेंगे हमने तैयारी की ही नहीं थी। जैसे पहले राजा जब युद्ध हार के आते थे तो महल में अपने आप को अकेला कर लेते थे, और फिर वो अपने आप को कोड़े मारते थे, अपने आप को चोट पहुंचाते थे, क्योंकि खुद राजा को अब सजा कौन दे सकता है भाई, अब वो तो राजा है, उसको तो कौन, उसकी तो पूरी सेना है, सेना कोई अपने राजा को तो मारेगी नहीं पकड़ के कि तुमने मैच हरा दिया हमें। तो राजा अपने आप को ही जो है सजा देता था। ये जो इस तरीके से है ना, तो वही वही वाली स्थिति हो जाती है कि अगर हमें ये क्वेश्चन भी गलत करके आ गए तो डायरेक्शंस के। एक इतना इजी क्वेश्चन आया कि अंडमान एंड निकोबार से कौन सी टेरिटरी पास पड़ेगी, चेन्नई है कि जावा सुमात्रा, वो क्या पूछा गया था, आईएएस प्रीलिम्स का सवाल है, आइलैंड पूछा गया था। अंडमान एंड निकोबार से इंडोनेशिया ज्यादा नजदीक पड़ता है, ये आईएएस का सवाल है। अगर आपकी टेबल पर आप जहां पढ़ते हैं, वहां पे दीवार पे टेबल पर एक वर्ल्ड का और एक इंडिया का मैप लगा लो, और उसको देखो, रोज पढ़ो, और मत भी लगाओ तो मत लगाओ, दीवारें गंदी मत करो, अपनी किताब को ही रोज पढ़ोगे तो बहुत सीख जाओगे रोज। चलो लिखो though the ceasefire was intended to be temporary, though the ceasefire never took place होगा, though the ceasefire was intended to be temporary, but
but it still continues. Though the ceasefire was intended to be temporary, but it still continues. Full stop. Full stop. UN military group in India and Pakistan. UN military group in India and Pakistan, जिसको हम बोल रहे हैं UNMOGIP, ये इस मिशन का नाम है. यूनाइटेड नेशंस military observer group in India and Pakistan still continues to supervise ceasefire. Still continues to supervise ceasefire. The line of control remains the de facto border between India and Pakistan. The line of control remains the de facto border between India and Pakistan. Border between India and Pakistan. तो इसलिए बजरंगी भाईजान में वो मुन्नी को लेकर अगर पाकिस्तान चले गए तो दैट वाज टोटल नॉनसेंस. क्योंकि अगर वो ऐसा करने का कुत्सित प्रयास करेंगे तो वहां पर एडिक्वेट अमाउंट में फोर्सेस तैनात हैं जो तत्काल खत्म कर देंगी. उस तार को आप छू भी नहीं सकते. उस तार को आप छू भी नहीं सकते. उससे दूर खड़े रहना होता है. और दोनों तारों, ऐसा नहीं एक तार है, दो तार होते हैं और उसके बीच में एक चौड़ा एरिया होता है, खाई जैसी खोदी गई है जिसको हम बोलते हैं नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड में डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं और खराब होती रहती हैं. कौन उठाए? तब दोनों तरफ से अपनी अपनी राइफल के ऊपर जो उसका जो नेक होता है, जो जिससे वो गोली बाहर निकलती है, उस पर व्हाइट कलर का एक रूमाल बांध देते हैं और उसको कंधे पे रखते हैं सीधा. तब जाकर के डेड बॉडी उठाई जाती है वहां से. अब करना तो पड़ेगा ही, वरना तो वो तो खराब होगी. यह हालत होती है बॉर्डर पर. अब उन आतंकियों को कौन समझाए जिनको ये बताया गया था कि तुम शहद से नहलाए जाओगे. अब देखो डेड बॉडी तो तुम्हारी यहाँ सड़ रही है, तुम कहाँ नहलाए जाओगे शहद से? हैं? देखो शिमला अग्रीमेंट 1972. शिमला अग्रीमेंट 1972. भाई जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे राकेश मारिया, उन्होंने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में इस बात को कहा है कि कसाब ने जब उससे पूछा गया कि तुम किसके नीचे तुमने काम किया है, उन्होंने अपनी बुक में इस बात को जिक्र किया है. उन्होंने कहा तुम्हारी तो हैसियत भी नहीं है कि तुम उनके बराबरी आ सकते. मतलब वो हाफिज सईद के लिए कह रहा था, मुंबई पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर को ये समझा रहा है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें उनकी बातें समझ में आएंगी. वो बहुत अच्छे हैं, उनकी आंखों में नूर टपकता है. एक आतंकवादी की आंखों में नूर टपकता है. द टेररिस्ट वाज टेलिंग ऑल दिस नॉनसेंस टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई का. वो भी उन्होंने कहा अब हम इनको नूर दिखाने के लिए हम इनको जे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं. उन्होंने उनको गाड़ी में बिठाया पुलिस की वैन में और बोले हम आधी रात में उनको लेकर के हॉस्पिटल गए जहाँ की मॉर्चरी में सारे शव उनके कसाब के साथियों के रखे गए थे. पॉलिथिन में वो पोस्टमार्टम हुई डेड बॉडीज जो खराब हो रही थी, और हमने सब बाहर निकलवाई और उनको दिखाया कि ये देखो ये शहद है, ये हकीकत है. और उसके बाद जब वो लौटे तो उसी सीएसएमटी के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो जहां पर उसने अटैक किया था, बोले वहीं से हमारी गाड़ियां निकल रही थी. आधी रात में 3 बजे उतारा हमने उसको और उससे कहा अब तुम चिल्लाओ भारत माता की जय. और वो चिल्लाया भारत माता की जय. घुटनों पर आ गया अपने. कुछ नहीं होता है. उन्होंने कहा अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है. जिन्होंने तुम्हें वहां से यहाँ भेजा था वो भी नहीं आ रहे हैं, कोई बोलेगा भी नहीं है. तुम्हारा भी अंत तय है. तुम्हारे साथी ऑलरेडी मर चुके हैं. तुम्हें तो इसलिए जिंदा रखा गया था कि तुमसे बातें हमें जाननी थी, वरना तुम्हें भी एलिमिनेट कर दिया गया होता उसी वक्त. ठीक है, तो ऐसे में हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए. शिमला अग्रीमेंट 1972 में लिखेंगे. इन 1971
India extended its support to the War of Liberation in 1971. India extended its support to the War of Liberation, which had been broken out. Its support to the War of Liberation, which had been broken out in the eastern Pakistan. In the eastern Pakistan. Eastern Pakistan मतलब आज का बांग्लादेश. हर किसी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो आज का बांग्लादेश है वो एक वक्त में ईस्ट पाकिस्तान होता था. तो इंडिया के दोनों तरफ पाकिस्तान होते थे, क्योंकि पाकिस्तान बना था रिलीजियस ग्राउंड पर, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. तो जो सिलहट है और ये सब जो ढाका है, ये सारा एरिया बांग्लादेश नहीं था उस समय में, पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था. ठीक है, तो वहां से इस्लामाबाद से और कराची से वो कंट्रोल होता था दोनों तरफ का, और बीच में इतना बड़ा इंडिया. ठीक है, इसीलिए नसीर तुराबी, जिस समय जो फॉल ऑफ ढाका की जो बात हो रही है कि वॉर ऑफ लिबरेशन शुरू हो गई थी कि हमें आजादी चाहिए, मुक्ति वाहिनी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी शेख हसीना आजकल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है. शेख हसीना के फादर को फादर ऑफ नेशन बोला जाता है बांग्लादेश में, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान. उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में मुक्ति वाहिनी को इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी. पूरी सपोर्ट इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने किया था. और इवन शेख हसीना बहुत लंबे समय तक दिल्ली के लुटियन जोन में बंगले में रही थी. इंदिरा गांधी ने इनको रुकवाया था. दिल्ली में रही है शेख हसीना. ये बात हर किसी को पता नहीं है, इन सब बातों को ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है. बहुत ही कम किताबों में इस बात को बताया गया है कि शेख हसीना दिल्ली के लुटियन जोन में रही थी, एक बंगले में जहां पर आजकल मिनिस्टर्स रह रहे हैं. ठीक है, तो जिस समय बांग्लादेश टूटा था उस समय पाकिस्तान के मशहूर शायर नसीर तुराबी ने एक शेर लिखा था कि वो हम सफर था मगर उससे हमनवाई न थी, कि धूप छांव का आलम रहा जुदाई न थी. कि हम लोग एक साथ तो थे, वो हमारा हम सफर था ईस्ट पाकिस्तान, मगर हमनवाई न थी. ऐसा कभी नहीं लगा कि एक साथ हैं, साथ तो चल रहे हैं. कि धूप छांव का आलम रहा, हम दोनों में कुछ ना कुछ टकरार चलती रही, मगर जुदाई ना थी, हम अलग नहीं होते. किसने अलग कराया? इंदिरा गांधी ने. तभी इंदिरा गांधी के मरने पे पाकिस्तान में मिठाई बटी थी राष्ट्रीय स्तर पर कि मिठाई बांटो, आज दुश्मन गया है. लिखो जरा. In 1971, India extended its support to the War of Liberation, which had been broken out in East Pakistan. Full stop. India actively took part in this war. India actively took part in this war and brutally defeated Pakistan. And brutally defeated Pakistan. अमेरिका ने अपनी नेवी फ्लीट तक को भेज दिया था इंडियन ओशन में कि इंडिया अगर आया तो तुम एक्शन लेना. तो हमें मॉस्को से खबर आई रूस से कि अगर अमेरिका ने एक गोली चलाई तो हम इसको वर्ल्ड वॉर में तब्दील कर देंगे, हम भी आ जाएंगे इंडिया के फेवर में. तो फिर अमेरिका चुप हो गया, भारत ने अपना पूरा सपोर्ट दिया और बांग्लादेश क्रिएट हो गया. अगर उस समय में मॉस्को या रशिया से हमें मदद न मिलती तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी इंडिया के लिए. ठीक है, तो रशिया हमारा जो है वो, इसीलिए जो जो इंडियंस के बीच में रशियंस के बीच में इंडियंस की बहुत अच्छी इमेज है. बॉलीवुड की फिल्में और सब कुछ बहुत बढ़िया दोनों देशों के बीच में चलता है. हमारे सुपरस्टार्स हम भगवान की तरह पूजे जाते हैं. ठीक है, राज कपूर की, पृथ्वीराज कपूर की, और शशि कपूर की, शम्मी कपूर की, अमिताभ बच्चन की, कादर खान की पिक्चरें देखी जाती हैं. और अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग इराक और ईरान में खास तौर पर है, लेबनान में बहुत ज्यादा है. एक 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 वो मीडिया रिपोर्टर ने कहा कि वॉर सिचुएशन में मैं गया था, आईएस वाला रीजन था इराक में, और हमको ये कह करके जब पूछा गया कि इंडिया से आए, कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा था इंडिया से. तो उन्होंने पूछा अमिताभ बच्चन कहाँ से आए हो. हाँ, तो इसलिए जाने दिया कि अमिताभ बच्चन कहाँ से आए. ये होता है. ठीक है, तो इसलिए अगर उस टाइम में अमेरिका आया था तो रशिया भी सामने से आ गया, इसलिए वो वॉर नहीं हो पाई और इंडिया अपने काम में जुटा रहा और बांग्लादेश क्रिएट हो गया. देखिए, इंडिया हैड एन इंटेंशन ऑफ रीगेनिंग इट्स कंट्रोल. इंडिया हैड एन इंटेंशन ऑफ रीगेनिंग इट्स कंट्रोल over Pak occupied Kashmir
India had an intention of regaining its control over Pak-occupied Kashmir, and its amalgamation into amalgamation, AMALGMATION, amalgamation into J&K. Full stop. After the war, LOC was clearly established. After the war, LOC was clearly established. And it became border between India and Pakistan. And it became a border between India and Pakistan. मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मगर ये मेरा अपना मानना है। देखो 1966 का जो समय था, इंदिरा गांधी वाला जो टाइम जो था, या इंदिरा गांधी का बेसिकली जो फर्स्ट टेन्योर था, तो वो तो एक मैटर था। अगर वो राज नारायण वाला केस या इंदिरा गांधी की मेंबरशिप ना जाना, इमरजेंसी का ना लगना, जिसकी वजह से फिर इंदिरा गांधी हार गई थी और जनता पार्टी आ गई थी, वो वाला फेज ना होता तो पंजाब का इंसर्जेंसी ना होती। ठीक है, क्योंकि जर्नैल सिंह भिंडरावाला को बढ़ाया ही था तो कांग्रेस ने इसलिए बढ़ाया था क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अकालीज को कम करना है, क्योंकि अकालीज और जनता पार्टी का जो जो कोलिशन की गवर्नमेंट बनी है, इन लोगों को खत्म करना है। तो हमें कोई एक हम ऐसा चीज इनके बीच में खड़ी कर दें, वो था जर्नैल सिंह भिंडरावाला। और जर्नैल सिंह भिंडरावाला को बनाया इन्होंने ही, मगर चंदो कला में जो जो गाड़ी में आग लगा दी, उस इंसिडेंस की वजह से वो इन्हीं के खिलाफ हो गया। मतलब मेरा ही बनाया हुआ वो मेरे ही खिलाफ हो गया। उसमें इंदिरा गांधी की बहुत एनर्जी वेस्ट हुई उस पूरे प्रकरण में, और आखिरकार में इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, अगर ये पूरी घटना ना हुई होती, जैसे हमने डिटेल में भी पाकिस्तान वो पंजाब इंसर्जेंसी में मैटर को देखा, ये पूरा घटना ना हुई होती तो हमारा जो पीओके है वो शायद इंदिरा गांधी ही वापस ले आती। जो लेडी पाकिस्तान को तोड़ करके दो देश बना सकती है, वो बहुत छोटा सा इलाका है जिसको वापस ही तो लेना है। क्या प्रॉब्लम आ रही, इतना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इंदिरा गांधी का डिटर्मिनेशन तो अनमैच्ड था, इस बात को तो मैं बिल्कुल कहूंगा। वो बात अफसोस की है कि आज उनकी पार्टी जो है वो बहुत बुरी दिनों को देख रही है, क्योंकि अब वो उतना जो करेज और कन्विक्शन होता है शायद उसकी कमी है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो रास्ता दिखाया था उस पर वो चल नहीं पाए। अगर चल पाए होते तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर नहीं हो पाया। चलो ठीक है, सबको एक जैसे नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक फैमिली में भाई, अरे भाई पंजाब में रंजीत सिंह थे राजा, और उनके बाद उनके जो और बच्चे आए तो क्या हालत हुई पंजाब की। कश्मीर को बिक गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिक गया, पूरा बिक गया, खत्म हो गया। तो जरूरी तो नहीं है। अकबर थे, अकबर और उनके जो लीनियज है वो आज चाय बेच रही है बंगाल में, मेतिया बुर्ज के इलाके में। घर नहीं है, अपना ठौर ठिकाना कुछ नहीं है रहने के लिए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर अगर वो पूरा मैटर ना होता पंजाब वाला इंदिरा गांधी के टाइम में, तो शायद पीओके वापस आ जाता। अब तो बहुत आगे की बातें हैं, अब तो मुझे लगता नहीं, है तो पॉलिटिकल मैटर है। बाकी तो देखेंगे, तब होगा तब होगा। देखिए clearly established and it became border between India and Pakistan. Next paragraph, in July 1972, Prime Minister Gandhi and President of Pakistan, in July 1972, Prime Minister Gandhi and President of Pakistan, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनकी बेटी पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, बेनजीर भुट्टो, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो को आपने देखा है, उनकी शक्ल किसी को पता है, याद है? उनके बेटे जो है ना, वो भी ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। वो बिना सोचे बोलने वाले नेता हैं, जबकि उनकी माताजी प्राइम मिनिस्टर और उनके पिताजी प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं। उनका नाम है बिलावल भुट्टो, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने नारा दिया था लावांगे पूरा कश्मीर लावांगे। अभी कहाँ से लाओगे भाई?
ऐसे कैसे ले आओगे, है ना। तो वो कुछ भी बोलते हैं, जो उनका मर्जी आ जाती है वो बोल देते हैं। अदरवाइज तो बेनजीर भुट्टो के फादर या बिलावल के नाना जो थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, इन्हें फांसी हुई थी बाद में, ये प्रेसिडेंट थे। पाकिस्तान में तो देखो ये सब बड़ा कॉमन है, गोली मार के खत्म करना, जहर दे देना, फांसी पे लटका देना, ये पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की उनका यही डेस्टिनेशन है। वंस यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट प्रोबेबली यू वुड बी असैसिनेटेड। यही वहां का, या तो आप बोलो मत, आर्मी बोलेगी। भाई अभी परसों की बात है, नवाज शरीफ ने बयान दिया है कि मैंने इनको इतना समझाया कारगिल मत करो, कारगिल की लड़ाई मत करो, अपनों को ही समझाया, तो मुशर्रफ ने मुझे ही हटा दिया। अब मुशर्रफ भी नहीं है और नवाज शरीफ बेचारे अपने दिन काट रहे हैं। बोले मैंने इनको इतना समझाया ये लड़ाई मत करो, तुम बुरा हारोगे। वो अटल बिहारी वाजपेयी है, वो वैसे कवि हैं, हंसी मजाक करते हैं, मगर वो छोड़ेंगे नहीं, ये मत सोचना। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर उनको छेड़ा जाएगा तो। और नहीं माने तो देख लो फिर मुंह की खाई, और उन्होंने हटा दिया। क्योंकि एक एक बार की बात है, एक इंटरव्यू में मुशर्रफ ने साफ बोला, मैंने चूड़ियां पहनने के लिए फौज की नौकरी नहीं की है। अरे भाई तुम ये अजीब बात कर रहे हो, तुम्हारा अपना इतना जो जो मेल ईगो है, कि चूड़ियां नहीं पहननी है, बिंदी नहीं लगानी है, इसके लिए आपने अपने लोगों को, कितने लोगों को मार डाला भाई। अरे फौज में तो मरना मारना लगा ही रहता है, ये तो बहुत ही अजीब बात हुई। मैं जनरल बन जाऊं तो क्या मैं अपनी आर्मी को झोंक दूंगा कि चलो भाई लड़ो सब लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने मरते हैं। जो मरेंगे उनके बच्चे, उनके बीवी को कौन पालेगा। फौज पैसे ही तो दे सकती है, कंपनसेशन ही तो दे सकती है, पिता तो नहीं लौटा सकती। उसके बच्चे को फ्री में आप पढ़ाई करा दोगे, केवी में या सैनिक स्कूल में या किसी हॉस्टल में दाखला दे दोगे, आर्मी स्कूल में डाल दोगे। बाप कहाँ से लाओगे जो युद्ध के मैदान में मारा गया, है ना। तो ये तो क्या करें, मुशर्रफ मर गए, खत्म। नवाज शरीफ का भी परसों के, कल के अखबार में परसों उन्होंने बयान दिया है। ये हालात हैं, लिखिए। In July 1972, Prime Minister Gandhi and President of Pakistan Zulfikar Ali Bhutto signed the Shimla Agreement to peacefully resolve signed the Shimla Agreement to peacefully resolve differences through bilateral negotiations. Peacefully resolve differences through bilateral negotiations. वो शिमला में बैठे और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग, आप रिजॉल्व डिफरेंसेस, मतभेद जो हैं, थ्रू बायलेटरल नेगोशिएशंस, द्विपक्षीय वार्ता से। स्टॉप। द एलओसी वाज रेटिफाइड एज द सीज फायर लाइन। द एलओसी वाज रेटिफाइड एज द सीज फायर लाइन। हेडिंग डालिए कश्मीर अकॉर्ड 1975। कश्मीर अकॉर्ड 1975। हम ये कश्मीर अकॉर्ड कर लेंगे और फिर जो कल की क्लास होगी उसमें हम मिलिटेंसी वाला पार्ट करेंगे कि कश्मीर में मिलिटेंसी कैसे क्या हुआ था। ठीक है। 75, 75। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा शेख अकॉर्ड, कश्मीर अकॉर्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा शेख अकॉर्ड, इंदिरा शेख अकॉर्ड। देखो ना, ऐसा होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना घर के, उनको आप जिस काम में शुरू से लगा दोगे तो वो बच्चा उसको नेचुरली ग्रेस्प करने लगता है उन सब चीजों को। जैसे मान लो मेरे यहाँ अगर बनारस की साड़ियों का काम है, लूम का काम है, और मैं बड़ी सुंदर साड़ियां मेरे यहाँ बन रही हैं, बिक रही हैं, शोरूम्स में जा रही हैं, और मैं अपने घर के बच्चों से कह दूं कि तुम पढ़ाई लिखाई पे उतना ही ध्यान दो जितने की पढ़ लिख जाओ, बाकी तुम्हारा जो मेन फोकस है वो इस पे रहना चाहिए, तो बच्चा हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेसमैन जैसे साड़ियों का कारोबार करने वाला बन जाए। ठीक है। बच्चे को अगर हम शुरू से पॉलिटिक्स में ही डाल दें, बचपन से ही अगर वो पॉलिटिक्स देख रहा है, तो वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, मगर यूजुअली केसेस में बहुत अच्छा वो पॉलिटिशियन बन जाएगा अगर उसने बचपन से वो राजनीति देखी है। इंदिरा गांधी के साथ वही हुआ।
उन्होंने बचपन से महात्मा गांधी को देखा, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को देखा, उनकी माता कमला नेहरू, उनके घर पे सरोजनी नायडू आ रही हैं, उनके घर पे हृदयनाथ कुंजरू आ रहे हैं। मतलब जिन लोगों को हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो उनके घरों में बैठे हुए हैं, ऐसा ड्राइंग रूम में महफिलें सजी हुई हैं, बातें हो रही हैं अंग्रेजों को कैसे बाहर किया जाए, कैसे क्या हो रहा है, पूरे देश में टूर चल रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिल रहे हैं, बी आर अम्बेडकर से मिल। इंदिरा गांधी ने बचपन से किन किन लोगों को देखा, आप समझिए उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी होंगी। तो उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर होना तो बहुत ही कठिन है। उन्होंने सब तरीके के लोगों को देखा, ये तो एक बात हमें माननी पड़ेगी। मगर फिर तो आगे चल के जो जो और जो नेक्स्ट जो जनरेशन आई वो उसमें बात नहीं आई। ठीक है, देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज इंदिरा शेख अकॉर्ड, फुल स्टॉप। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन 1971, after the victory of India in 1971, Sheikh Abdullah realized शेख अब्दुल्ला मतलब उमर अब्दुल्ला के दादाजी फारूक अब्दुल्ला के पिताजी। Sheikh Abdullah realized that the demand of plebiscite was unrealistic. That the demand of plebiscite was unrealistic. Plebiscite was unrealistic. एक चैनल है अनफिल्टर्ड विद समदीश, एक समदीश भाटिया एक लड़का है, वो पत्रकार है, वो बहुत अच्छे इंटरव्यू करता है। या लल्लन टॉप है, लल्लन टॉप के बहुत अच्छे पॉलिटिकल इंटरव्यूज आते हैं, तो आप उन पॉलिटिकल इंटरव्यूज को जरूर सुना करो, अलग 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 लीडर्स के, आपको पता चलेगा कि ये क्या बोलते हैं। आइडियोलॉजी देखो, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ना तो आपके लिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, सबको उतना इंटरेस्ट नहीं आता, बहुत नेचुरल चीज है, हर किसी से हम नहीं कह सकते, मगर आप एटलीस्ट उनकी बातें तो सुन ही सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो अगर कम्युनिज्म की बात हो रही है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, तो आप एक बार देख लो सीताराम येचुरी का कोई इंटरव्यू देख लो क्या कहते हैं, या एक बार राहुल गांधी का कांग्रेस का इंटरव्यू है वो सुन लो, सोनिया गांधी का कोई सुन लो, पुराने बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज हैं, आप उनको सुन सकते हो। यूट्यूब पे आजकल सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, बेकार की बिना मतलब की चीजें देखने से तो अच्छा है कि यही देख लें। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उसमें आगे लगा दिया बेकार का था, वो लोग चिढ़ जाएंगे अगर मैंने बेकार में एग्जाम्पल देना शुरू किया कि क्या क्या बेकार होता है, इसलिए आप खुद समझदार हैं। ठीक है। लिखिए, इंदिरा गांधी टू वॉज ऑफ द व्यू, इंदिरा गांधी टू वॉज ऑफ द व्यू, इंदिरा गांधी टू वॉज ऑफ द व्यू दैट द क्लॉक कुड नॉट बी पुट बैक, घड़ी उल्टी नहीं घुमाई जा सकती है, दैट द क्लॉक कुड नॉट बी पुट बैक to pre-1953 position, that the clock could not be put back to pre-1953 position. Could not be put back to pre-1953 position. अभी इस ये आपका जब मैं देख रहा था ना, तो मैंने ऐसे ही गूगल पे इनकी शेख अब्दुल्ला वगैरह की जो फोटोज में देख, तो बहुत अच्छी अच्छी फोटोज हैं पुरानी, ब्लैक एंड वाइट। पंडित नेहरू उनके घर पर है, गुप्कार रोड पर घर होता था, पंडित नेहरू उनके यहाँ लॉन में खड़े हुए हैं उनके साथ में, फिर इंदिरा गांधी के साथ में। तो ये शेख अब्दुल्ला की राजनीति समझिए कि वो लोग कब से पॉलिटिक्स में है, वो पंडित नेहरू के टाइम में, और उनका उनका जो अकॉर्ड साइन हुआ वो पंडित नेहरू की बेटी के साथ में साइन हुआ। शेख अब्दुल्ला तो नेहरू के समय से थे, और शेख अब्दुल्ला का अकॉर्ड किसके साथ साइन हो रहा है, इंदिरा शेख अकॉर्ड हम बोल रहे हैं। ठीक है, उनके बेटे जब हुए तब पावर में केंद्र में सोनिया गांधी आ गई थी, इंदिरा गांधी की बहू थी, फारूक अब्दुल्ला रहे, बहुत लोग, तो ये तो उनकी तो थर्ड जनरेशन है, इधर से भी थर्ड जनरेशन है। ठीक है, वो पॉलिटिशियन, आज की बात है कि वो भी पावर से बाहर हैं, ये भी पावर से बाहर हैं। अब दोनों, बोथ ऑफ देम आर स्ट्राइविंग एट देयर लेवल बेस्ट टू रीगेन देयर पावर। वो तो वक्त बताएगा, अगले साल देखते हैं कौन आता कौन जाता। लेकिन फाइनली 1975 श्रीमती गांधी एंड शेख अब्दुल्ला, आप देखो मेघालय, वो मिजोरम में, सॉरी
हाँ, मिजोरम में तो लाल दुहोमा जो आईपीएस, इंदिरा गांधी सिक्योरिटी इंचार्ज, वो बन गए हैं सीएम। तेलंगाना में अनुमोल रेवंत रेड्डी, वो नए सीएम हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कल शाम पता चल गया कि वो मिस्टर साय, विष्णु प्रसाद साय हैं, कौन है वो बने हैं। अब दो राज्यों में जहाँ इतना थम्पिंग मेजोरिटी के साथ भाजपा लौट वहाँ अभी तक सीएम ही नहीं मालूम चल रहा है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने उत्तराखंड में भी देखी हैं। हमारे बैक टू बैक सीएम ही बदलते जा रहे थे। हाँ, 2 बार तो टीएसआर बन गए, 2 बार बन गए, त्रिवेंद्र बन गए, फिर तीरथ बन गए। अब हम कंफ्यूज किए टीएसआर कौन से, टीएसआर है भाई। लगातार 3 रावत सीएम आ गए। हरीश रावत हटे तो त्रिवेंद्र रावत, त्रिवेंद्र रावत हटे तो तीरथ रावत। उसके बाद हम लोग फिर चौथा कोई रावत ही अज्यूम कर रहे थे आएंगे, तो धामी आ गए आउट ऑफ द ब्लू, पता ही नहीं चला कहाँ से आ गए। बट ही इज डूइंग गुड, कंपैरेटिवली गुड। ठीक है, अपने यहाँ काम चल रहा है। लिखिए लिखिए, फाइनली 1975 श्रीमती गांधी एंड शेख अब्दुल्ला साइंड एन अकॉर्ड thereby dropping Kashmiri right, signed an accord thereby dropping Kashmiri right for self-determination, thereby dropping Kashmiri right for self-determination, signed an accord thereby dropping Kashmiri right for self-determination। मतलब शिमला में बैठ करके अब फाइनली ये हो गया कि आज के बाद से ये डिमांड खत्म कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं या इंडिया के साथ जाएं। On that particular day, it was finally decided that Kashmir will remain an integral part of India। ये शेख अब्दुल्ला ने कर दिया था। उनको भी अपनी नेशनल पॉलिटिक्स सामने दिख रही होगी। भाई पाकिस्तान जाएंगे तो और भी तो बहुत से लोग हैं। देखो, अगर हम पॉलिटिक्स को रिलीजन के आधार पर देख लें, अगर मैं कहता हूं कि आई एम ए मुस्लिम लीडर और मैं इस चीज, ये जो हमारा जो तबका है, हमारे जो जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ, या मैं क्रिश्चियन लीडर हूँ, मैं क्रिश्चियंस को सपोर्ट करता हूँ, तो आप ऐसे लीडर आप उसी एरिया में बन सकते हैं जहां पर आप माइनॉरिटी में। अगर आप पाकिस्तान से मिल जाएंगे तो आप काय बात के मुस्लिम लीडर, फिर तो वहां तो सारे लीडर मुस्लिम है, फिर आप क्या विशेष बात कर रहे हो। आज अगर जैसे हैदराबाद से सांसद हैं अपने ओवैसी साहब, अगर हैदराबाद के निजाम को उस समय पुलिस एक्शन से, मिलिट्री एक्शन से रोक करके ना रोका गया होता बेसिकली, और उनको पाकिस्तान में मिलने जाने दिया जाता होता, तो क्या ओवैसी साहब की वो पॉलिटिक्स उतनी बढ़िया चल पाती? नहीं चल पाती, कि वहां पर सभी मुसलमान हैं, क्या करेंगे? ये वाली बात होती है ना। तो हम क्यों ना एक ऐसे एरिया में रुक जाएं, जैसे जब स्टेट क्रिएट होता है ना, तो ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो बहुत से ऑफिसर्स चाहते हैं हम नए वाले स्टेट में भागें जल्दी से। यूपी और उत्तराखंड जब बटे ना, तो बहुत सारे उस समय के जो समझदार अधिकारी थे उन्होंने उत्तराखंड को चुन लिया था, और वो उत्तराखंड आए तो वो जल्दी जल्दी, जो वहां पे जो जो छोटी रैंक में, तो जल्दी जल्दी डीएम हो गए, जो ऑलरेडी डीएम तो वो जल्दी से कमिश्नर बन गए, प्रमोट हो गए। यहाँ तो है ही नहीं ना, कोई कोई भी नहीं है, तो मेरे ही मजे मजे हैं। सिमिलरली इंडिया के साथ रुक जाओ तो मजे ही मजे हैं, पाकिस्तान जाके हासिल क्या होगा। इसलिए मैटर को खत्म करो, हमेशा इंडिया के साथ ही रहेंगे। देख लो आज संसद में बैठे हुए हैं, वहां बैठ रहे होते या नहीं बैठे होते क्या मालूम, है ना। तो देखो, फाइनल लास्ट खत्म करते हैं फिर इसको। दिस अकॉर्ड रिकॉग्नाइज, नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस अकॉर्ड रिकॉग्नाइज्ड Jammu and Kashmir as a constituent unit. This accord recognized Jammu and Kashmir as a constituent unit of Union of India. Jammu and Kashmir as a constituent unit of Union of India. Full stop. J&K was continued to be. J&K was continued to be administered under Article 370. J&K was continued to be administered under Article 370, जिसे बाद में एब्रोगेट कर दिया गया, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फुल स्टॉप। रेसिडुअरी पावर्स वुड रिमेन विद द स्टेट अंडर आर्टिकल 370 है ना। रेसिडुअरी पावर्स वुड रिमेन विद द स्टेट, रेसिडुअरी पावर्स वुड रिमेन विद द स्टेट। उस समय की एक चीफ मिनिस्टर बाद में हुई थी, महबूबा मुफ्ती जी है, उन्होंने कह दिया कि अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर तिरंगे को पूछने वाला नहीं होगा कोई,
कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं while holding the public position. Otherwise, when I become the chief minister, I take the oath of office as well as of secrecy. मुझको अपने काम पार्टी से ऊपर उठ करके करने होते हैं, बिकॉज नाउ आई एम द चीफ मिनिस्टर. अभी मैं कांग्रेस का या भाजपा का या पीडीपी का या आईएनसी का सीएम नहीं हूं, मैं कश्मीर का सीएम हूं. और मेरे शब्द बिल्कुल तुले हुए होने चाहिए, एकदम सोच समझ करके बोलना चाहिए मुझे. ऐसा शब्द बोल रहे हैं, फिर अब बैठो पार्टी बाहर बैठो, क्या करें. अब मिलिट्री का चल रहा है जैसा भी चल रहा है, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी. टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ा है, इन्वेस्टर समिट से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है. पहले कौन इन्वेस्ट करता, किसकी हिम्मत थी जो जाएगा. दिल्ली से जाते थे तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठ बैठ के जाते थे. मुझे अगर नैनीताल घूमने जाना है तो मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ करके जाऊंगा क्या? मुझ पे तो है ही नहीं, मैं लाऊं कहां से बुलेट प्रूफ गाड़ी. मैं नैनीताल ना जाऊं, मुझे मसूरी जाना है तो मैं साइकिल से, लोग जा रहे हैं, लोग रोडवेज की बसों से जा रहे हैं, लोग पैदल जा रहे हैं जिनको ट्रैकिंग करने का इतना शौक है, पैदल भी जा रहे हैं. एक जगह है जहां हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं. तो कौन जगह मुझे ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा? तो मैं कश्मीर में इन्वेस्ट करूं कि मैं मसूरी में इन्वेस्ट करूं? मेरा होटल कहाँ ज्यादा चलेगा? कौन आदमी जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके घूमने आएगा, हेलमेट पहन करके? अब वॉर जोन में जा रहे हैं क्या हम घूमने के लिए? शांति चाहिए. लिखिए जरा. स्टेट full stop. Amendments made by the state legislature in the constitution. Amendments made by the state legislature. Amendments made by the state legislature in the constitution of J&K. In the constitution of J&K. समझ रहे हैं, एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. Relating to the subjects of governor in the constitution of J&K, relating to the subjects of governor, relating to the subjects of governor, comma, election commission of India, subjects of governor, comma, election commission of India, comma, electoral rolls. इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर लिस्ट जिसे बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. इलेक्टोरल रोल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कॉमा, एडल्ट सफरेज. एडल्ट सफरेज मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट डालें. एडल्ट सफरेज, कितने लोगों का आप में से वोटर आईडी बना हुआ है और जो वोट डालने भी जाते हैं? अब होगा, डाल दिया आपने, जाकर के डाल दिया. अच्छा, आपके यहाँ तो था, ठीक है ठीक है. एडल्ट सफरेज एक्सेट्रा would not take effect unless would not take effect unless would not take effect, प्रभावी नहीं होगा. would not take effect unless the receive unless it received the assent of the president of India. Unless it received the assent of the president of India. सर आवाज नहीं आ रही. राइज इन मिलिटेंसी एडिंग डाल दीजिए, और इसको टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, थैंक यू, नमस्कार.